दोस्तों नमस्कार, परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है और 16 मई 2020 है। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़े खबरें और करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आयोग की परीक्षाओं का। तो यूपी पीसीएस 2020 की जो फॉर्म भरने की डेट थी वो बढ़ा दी गई है 4 जून तक। तो आप फॉर्म अब आराम से भर सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर दुकानें वगैरह अभी खुल रही हो तो भर लीजिए, लेट अगर हो गए हों तो। वैसे फॉर्म आते ही आपको भर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भर पाए हो किसी वजह से, क्योंकि हर जगह तो साइबर कैफ़े है नहीं, काफ़ी लोगों को दिक्कत है, मोबाइल नहीं भर पाते हैं, तो वो सब अब भर सकते हैं। 4 जून तक डेट बढ़ा दी गई है और अगर स्थितियां विपरीत रहीं तो और बढ़ेगी। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा के संदर्भ में अभी कोई भी परीक्षा जो भी है 2019 मुख्य परीक्षा, बीईओ की परीक्षा, आरओ 2016, एपीओ, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनके संदर्भ में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यूपीएससी अभी निर्णय लेगा, जो 31 मई का टला आईएएस वाला एग्ज़ाम प्री का, वो कब होगा। अगर वो करवाने का साहस रखता है तब यूपी पीसीएस आराम से, बड़ा भाई जब करेगा तो छोटा भाई करेगा। फिलहाल अभी ऐसी कोई भी डेट निर्धारित नहीं की गई है कब परीक्षा हो सकती है। सब कुछ कोविड-19 पर निर्भर है। कल मैं आपको छोटे आयोग अर्थात यूपीटीपीएससी का भी जो खबर होगी, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, किस चीज़ पे काम चल रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कल मैं आपको सुबह वाले में न्यूज़ दूंगा, ठीक है ना। तो 16 मई है आज, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ये 2 दिवस आज मनाए जाते हैं, तो दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस दोस्तों यूनेस्को के द्वारा नवंबर 2017 में यूनेस्को ने, जो यूनेस्को का 39वां सत्र हुआ था, उसमें घोषणा की थी कि प्रकाश के महत्व को देखते हुए एक दिवस मनाया जाए, और वो दिवस तय किया गया 16 मई को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में। और यह 2018 से मनाया जाने लगा। तो अभी जो आज प्रकाश दिवस है, ये तीसरा इसका संस्करण है। 2018 में पहला हुआ, 2019 में दूसरा, और ये तीसरा है। पूछा जा सकता है क्यों मनाया जाता है। विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास, औषधि, संचार व ऊर्जा आदि में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश का जो महत्व है, उसकी भूमिका के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 1960 में दरअसल किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मुख्यतः है 1960 में थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन के उपलक्ष्य में। लेज़र का पहले संचालन किसने किया था? 1960 में थियोडोर मेमन ने किया था। उसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और आप इस लेज़र का महत्व जानते हैं, प्रत्येक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लेज़र का महान महत्व है। विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में लेज़र पर जो आविष्कार हो रहे हैं, जो लगातार खोजें हो रही हैं, देखे जा रहे हैं, लेज़र से लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा संभव हो गई है आज की डेट में। लेज़र का दोस्तों फुल फॉर्म होता है LASER का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में। इसका आविष्कार थियोडोर मेमन ने अचानक ही कर दिया था। ये प्रयोगशाला में माणिक्य वगैरह लेकर बैठे थे, और उसमें से लाल किरणें जो हैं, जो कि कोहेरेंट थी, अर्थात एक रेखी थी, वो इन्होंने देखा और अचानक ये आविष्कार इनके हाथों हो गया। बाद में इन्होंने इसको विस्तृत इसका विवरण दिया। तो ये किरणें लेज़र रेज जो होती हैं, संवर्धित होती हैं, एक सीधी रेखा में होती हैं, अर्थात सरल रेखी होती हैं, और एक स्रोती होती हैं। इनमें विचलन नहीं पाया जाता है, सकरी होती हैं। आपने अक्सर लेज़र लाइट देखी होगी। इनको और ज़्यादा लेंस का प्रयोग करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात और ज़्यादा सकरा इनको बनाया जा सकता है। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बताया ही है कई बार, फिर से बताता हूँ। जब जब जिक्र आएगा, जिस चीज़ का बताऊँगा, इससे आपका रट जाएगा। तो मैंने कहा था 15 नवंबर 1945 को एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि इसके पहले जब विश्व युद्ध हुआ था, तो कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने, यूरोप के एक जगह बैठकर लंदन में यह डिस्कस किया कि वैज्ञानिक ज्ञान
और शिक्षा, संस्कृति आदि के माध्यम से विश्व में शांति लाई जा सकती है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए वाशिंगटन में एक सम्मेलन होता है और इस तरह की एक संस्था अर्थात यूनेस्को के गठन के लिए 15 नवंबर 1945 को एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं और यह 4 नवंबर 1946 को इन्फोर्स होता है। 4 नवंबर 1946 को ये अस्तित्व में आ जाता है, काम करना शुरू कर देता है अर्थात लागू हो जाता है। बाद में भारत भी 1946 से ही इसका सदस्य बन जाता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है ना। तो इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं आंद्रे अजोले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका और इज़राइल अपने आप को इस संस्था से बाहर कर लिए हैं। क्यों बाहर कर लिए हैं? क्योंकि इज़राइल के विरोध में और फ़िलिस्तीन के पक्ष में काफ़ी यूनेस्को ने कुछ घोषणाएं कर दी थी इसके लिए। और दूसरा प्रमुख दिवस है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जो कि स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। अब मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछूंगा कि वर्तमान में स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय जो अर्थात मंत्री हैं भारत सरकार के, वो कौन हैं? उनका नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो इसको हड्डी का विकार भी होते हैं या हड्डी तोड़ू बुखार भी बोलते हैं। इसमें प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और इलाज सही समय पर न मिल पाने पे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ये एक वायरस से फैलता है जिसका नाम है DENV 124 अर्थात 4 टाइप होते हैं इसके। और सबसे प्रमुख बात है कि ये चारों प्रकार भारत में पाए जाते हैं और भारत का लगभग हर राज्य इससे पीड़ित रहा है। तो कोई ऐसा राज्य बचा नहीं जहाँ पर डेंगू न पाया गया हो। तो सीरोटाइप करके ये विषाणु है, वायरस हैं और मादा एडीज इजिप्टी के काटने से फैलता है अर्थात ये एक वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर जनित रोग क्या होता है? जो किसी के द्वारा फैलाया जाता है अर्थात काटने से या छूने से, जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, इन सब के द्वारा फैलाए जाते हैं। इनको वेक्टर जनित रोग कहते हैं। तो ये घातक होते हैं क्योंकि ये मच्छर तो किसी के बस की बात है नहीं, आप दूर नहीं रह सकते हो, तो उड़कर खुद ही आपके पास आ जाएंगे। तो इसलिए वेक्टर जनित रोग जो कि मादा एडीज इजिप्टी के काटने से फैलता है। अक्सर ये जो मच्छर है वो गंदे पानी में, बहुत दिन से पानी रखा हुआ है, गंदा है, मैला है, वहाँ पे पाया जाता है और ये अक्सर दिन के समय काटता है, ठीक है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वो डेंगू की निगरानी व रोकथाम हेतु नोडल केंद्र है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय की बात करें तो 2003 से ये कार्य करना शुरू कर रहा है। इसमें राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम शामिल किए गए एक साथ। उसके बाद डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस भी इसमें सम्मिलित कर लिए गए। तो वेक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा रोगवाही या जीवाणु है जो बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करता है। ये आपके मेंस एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप एक लाइन में परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय डेंगू के नियंत्रण और निगरानी रोकथाम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये भी स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, 2 प्रमुख संस्थाओं ने, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का है और विश्व बैंक IBRD, इन दोनों ने, जो कि यूनाइटेड नेशन की संस्था है, इन दोनों ने भारत को $1 बिलियन का ऋण देने का ऐलान किया है। तो महत्वपूर्ण है, $1 बिलियन, $1 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। NDB के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स देशों का। ब्रिक्स देशों की जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी, तब ये ब्रिक कहा जाता था, अर्थात ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना ही शामिल थे इसमें। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स की जो 2012 में बैठक हुई थी, भारत में हुई थी, नई दिल्ली में, वहाँ पर ही NDB की स्थापना के बारे में निर्णय लिया गया और 2014 में फोर्टालेजा ब्राज़ील में जो सम्मेलन होता है वहाँ पर इसकी स्थापना हो जाती है। शंघाई में इसका मुख्यालय है, चीन में दोस्तों। ओके, और आपको बता दूं एक बात कि ब्रिक्स में एकमात्र रूस ऐसा देश है जो विकसित है, बाकी सब विकासशील हैं। दूसरा, विश्व बैंक के बारे में हमने बताया है कि IBRD भी इसको बोलते हैं, ठीक है।
दरअसल विश्व बैंक समूह को बोलते हैं, जिसमें 5 महत्वपूर्ण संगठन शामिल हैं। कौन कौन? IBRD, IFC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ID अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ICSID अर्थात निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और 5वां है MIGA अर्थात बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी। इतनी 5 एजेंसियों का समूह है, इसको विश्व बैंक समूह कहते हैं। तो IBRD को संक्षिप्त रूप में विश्व बैंक भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक कहा जाता है, अर्थात ये जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके विकास और पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। हमने आपको बताया था कि विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा फंड है, इन दोनों की स्थापना हुई थी किसके माध्यम से? ब्रिटन वुड्स सम्मेलन, जो कि न्यू हैम्पशायर अमेरिका में सम्मेलन होता है 1944 में। तो इनकी स्थापना उसी से इन दोनों का जन्म होता है। सॉरी, इन दोनों का नहीं, IMF और विश्व बैंक का ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के ये दोनों पुत्र हैं। ठीक है, विश्व बैंक और आपका IMF। तो IMF का सदस्य जो होता है, पहले विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए IMF का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ठीक है ना। और इन दोनों का मुख्यालय जो है, विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ है? ये है वाशिंगटन DC अमेरिका में। और वर्तमान में डेविड मालपास विश्व बैंक के जो है प्रमुख हैं। आपको मैं बता दूं, IMF की महानिदेशक इस समय कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा हैं इस समय IMF की जो प्रमुख हैं। ठीक है ना, प्रबंध निदेशक जिसको बोलते हैं। अच्छा, रॉबर्ट एजेवेडो चर्चा में आ गए हैं। WTO के प्रमुख थे, विश्व व्यापार संगठन के। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अमेरिका का विरोध करते हुए। ट्रंप के दबाव के चलते इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, और 1 वर्ष पूर्व ही इस्तीफा दे दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है, WTO हमने आपको बताया था, विश्व व्यापार संगठन, जो कि मराकेश समझौते के तहत स्थापित किया गया। GATT इसके पहले जो संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स 1948 में, उसका स्थान इसने लिया था। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अंतर सरकारी संगठन है विश्व व्यापार को नियंत्रित करने वाला, और सबसे बड़ा संगठन है विश्व व्यापार को नियंत्रित करने वाला। 164 सदस्य देश हैं वर्तमान में WTO के। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो रॉबर्ट एजेवेडो ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना पड़ेगा कि प्रमुख अब WTO का किसे बनाया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF द्वारा जारी जो होता है, पूछा जा सकता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, किसके द्वारा होता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें स्वीडन को लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रखा गया, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर फिनलैंड। भारत को इसमें 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो WEF की बात करें तो क्लास श्वाब ने इसकी स्थापना की थी जनवरी 1971 में एक NGO के रूप में। इसका तब नाम था यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम। बाद में यह WEF विश्व आर्थिक मंच के नाम से जाना जाने लगा। इसका जो मुख्यालय है कोलोगनी नामक स्थान है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे तो जेनेवा भी पूछ सकता है, कोलोगनी भी पूछ सकता है। तो कोलोगनी जेनेवा में ही स्थित है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोलोगनी पूछ लेगा, जेनेवा नहीं पूछेगा। तो इसका जो उद्देश्य है WEF का, विश्व के व्यवसायी जो हैं, व्यवसाय में से जुड़े लोग हैं, राजनीति, शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों के जो अग्रणी लोग हैं, उनको एक साथ एक मंच पे ला करके वैश्विक क्षेत्रीय औद्योगिक दिशा तय करना, जो समस्याएं उनका समाधान करना। इसी क्रम में WEF की वार्षिक बैठक दावोस में होती है, जिसमें 2500 लोग पूरे विश्व भर से भाग लेते हैं। ठीक, कितने? 2500 लोग भाग लेते हैं दावोस में जो बैठक होती है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें।
यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 साल 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।